हेलो पोपलूस, दिस इज योर आइस वेट। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 11 के आरओ बुक का एक बहुत ही इजी सा पार्ट जिसका नाम है गलता लोहा। तो ये जो पार्ट है ना, ट्रस्ट में बहुत ही ज्यादा इजी है। वीडियो का एंड तक देखोगे तो वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ जिसे तुम लोग चाह कर भी मिस नहीं कर सकते हो। और हाँ यार, चैनल पे नए होगे देन सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि तुम लोगों को भी पता है कि इस तरह के वीडियो को बनाने में बहुत एफर्ट लगती है। तो तुम लोग एक सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक शेयर करके मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हो। तो यार अब आराम से चुकमुकु बैठो एंड आज की 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। और सबसे पहले मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। हेलो दोस्तों, मैं मोहन हूँ, तुम्हारी इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। मैं एक गरीब निर्धन ब्राह्मण का पुत्र हूँ और पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज हूँ। नमस्ते बच्चों, मैं वंशीधर हूँ, मोहन का पिताजी। मैं दूसरों के यहाँ पूजा पाठ करवाया करता था और अब मेरी जिंदगी का बस एक ही बड़ा सपना बचा हुआ है कि मेरा बेटा मोहन पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बने। हेलो दोस्तों, मेरा नाम धनराम है और मैं मोहन का बहुत ही प्रिय बचपन का मित्र हूँ। मैं एक लोहार भी हूँ। तो यार तुम लोग मुझे नहीं ना भूल गए, मुझे भूलोगे तो पार्ट कैसे समझोगे। मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को ये जो कहानी है वो बीच बीच में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो यार अब हम लोगों का आगे कहानी स्टार्ट होता है और हम लोगों को बताया जाता है कि मोहन का पैर खुद ब खुद शिल्पकार के मोहल्ले की तरफ मुड़ जाता है। शिल्पकार कौन होते हैं? शिल्पकार वो व्यक्ति होते हैं जो किसी भी चीज को आकार देते हैं। मोहन 3-4 दिनों से दुकान के पास से गुजरता था और धनराम लोहार को काम करते हुए सुनता था। उसके लोहे पीटने की आवाज को वो सुनता था। मैं निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप की आवाज, यानी कि जब लोहे को मार मार कर आकार दिया जा रहा था तब उसकी आवाज सुनता था। ठंडे लोहे पर हथौड़ी से मारने वाला जो स्वर निकलता था उसे सुना करता था और निशाना साधने पर खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक को मैं दूर से ही पहचान लिया करता था। मोहन लंबे बेट वाले हसुए को लेकर, जिसकी फोटो स्क्रीन पे देख रहे हो, इस हसुए को लेकर घर से इस उद्देश्य से निकलता है कि वो खेत जाएगा और खेत के साइड में जो बिना मतलब के कांटे वाले पौधे उग रहे हैं उसे काट करके उसे साफ करके घर वापस आ जाएगा। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ जिसके कारण कोई भी शारीरिक काम नहीं कर पाता हूँ। मैं दूसरों के यहाँ पुरोहित का काम करता था, यानी कि पूजा पाठ करवाया करता था और घर संसार अपना चलाया करता था। लेकिन अब मुझसे पूजा पाठ भी नहीं की जाती है क्योंकि उसके लिए मुझे फास्ट रखना पड़ता था, बिना खाए रहना पड़ता था। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ जिसके कारण लंबे देर तक मैं बिना खाए हुए नहीं रह सकता हूँ। इसके कारण मेरे घर में पैसों की बहुत तंगी चल रही है और मुझे बहुत खराब लगता है। वंशीधर सुबह सुबह अब अपने बेटे मोहन को बोलते हैं, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के यहाँ पूजा करवाना था, रुद्र अभिषेक करवाना था। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि मैं वो करवा पाऊंगा क्योंकि अब 2 मील की सीढ़ी मुझसे चढ़ी नहीं जाती है और एक बार हाँ बोलकर उन्हें ना बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। मोहन अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वंशीधर मोहन को क्या कहने की कोशिश कर रहे थे ये मोहन अच्छे तरीके से समझ रहा था, लेकिन मोहन को अपने पिताजी के जैसा पूजा पाठ करवाना नहीं आता था। इसलिए मोहन उनके बातों को अनदेखा करता है, इग्नोर करता है और उन्हें कोई भी सुझाव नहीं देता है। अब मोहन अपने पिताजी के बोझ को कम करने के लिए खेतों की तरफ निकल जाता है हसुए को लेकर। लेकिन रास्ते में वो देखता है कि हसुए का जो धार था वो बहुत कम हो चुका था। मोहन हसुए के धार को बढ़ाने के लिए लोहार धनराम के पास अब चला जाता है। मैं वहां पहुंचते ही ये देखता हूँ कि जो धनराम था वो अपने बाएं हाथ से धौकी को फूंक रहा था और दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को अलट पलट रहा था। मैं वहां पहुंचते ही एक खाली कनस्तर के ऊपर जाकर बैठ जाता हूं और उसके काम को ध्यान से गौर से देखने लगता हूं। अब मैं धनराम से पूछता हूं, मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब तक गुजर गए होंगे ना धनराम? तो यार देखो, मोहन और धनराम बचपन के ही बहुत ही अच्छे मित्र थे,
और उनके बचपन के टीचर का नाम था त्रिलोक सिंह, जो उन्हें बचपन में पढ़ाया करते थे। ये सारी पुरानी बातें निकलते ही वो दोनों अपने बचपन के दिनों में खो जाते हैं और जो लोहार धनराम था उसके आंखों में एक अलग ही चमक दिखने लगती है। मास्टर जी भी क्या आदमी थे लल्ला, वो पिछले साल ही गुजरे हैं। सच कहूँ तो आखिरी दम तक मुझे उनकी छड़ी का डर लगा रहता था। दोनों अब साथ में जोर जोर से हंसने लगते हैं और दोनों अपने बचपन के दिनों को, बचपन के स्कूल के दिनों को याद करने लगते हैं। और आगे पार्ट में जो हमारे लेखक है वो हमें उनके बचपन के दिनों के बारे में बताते हैं डिटेल में कि आखिर उनका बचपन कैसे बीतता है। तो यार अब आगे हम लोग जो भी चीजों के बारे में पढ़ेंगे ना वो मोहन और धनराम के बचपन की चीजें होगी। लेखक हमें आगे बोलते हैं कि गोपाल सिंह के दुकान से हुक्के को पीकर त्रिलोक सिंह, जो कि उनके टीचर थे, वो स्कूल आया करते थे। जैसे ही वो स्कूल में घुसते थे वैसे ही सारे बच्चे जो भी बदमाशियां करते रहते थे, पेड़ में चढ़ते रहते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, खेलते रहते थे, वो सारे लोग त्रिलोक सिंह को देखकर अपने अपने जगह पे चले जाते हैं, या कह सकते हो कि शांति से खड़े हो जाते थे। कड़े आवाज में जो त्रिलोक सिंह है वो सारे छात्रों को ये पूछा करते थे, क्या तुम लोगों ने मॉर्निंग प्रेयर कर ली? ये जानते हुए भी वो पूछा करते थे कि अगर वो प्रेयर करते तो उसकी आवाज उन्हें हुक्के की दुकान तक जरूर आती। लेकिन फिर भी वो ये प्रश्न पूछते हैं सारे छात्रों को। त्रिलोक सिंह घूर घूर के अब सारे छात्रों को देखने लगते थे और फिर वो ऊंचे स्वर में, कड़े स्वर में बोला करते थे, आज मोहन स्कूल नहीं आया क्या? मेरे शिक्षक त्रिलोक सिंह जी का मैं प्रिय शिष्य था। मैं पढ़ने में काफी ज्यादा तेज था बाकी सारे स्टूडेंट के कंपेयर में, और साथ में ही मैं गाना गाने में भी बहुत ही ज्यादा कुशल था। इसलिए मेरे शिक्षक त्रिलोक सिंह जी ने मुझे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। सुबह स्कूल पहुंचते ही मैं सबसे पहले मॉर्निंग प्रेयर गाता था और मेरे पीछे पीछे सारे स्टूडेंट मॉर्निंग प्रेयर गाया करते थे। मुझे लेकर मेरे शिक्षक त्रिलोक सिंह जी को बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी। क्लास में पूछे जाने कोई भी प्रश्न का उत्तर मैं सबसे पहले दिया करता था। बाकी सारे छात्रों को जो उत्तर नहीं आता था वो भी उत्तर मैं दे दिया करता था। इसलिए मेरे शिक्षक मेरे से बहुत खुश रहा करते थे। और जो भी छात्र गलत उत्तर दिया करते थे तो मेरे मास्टर त्रिलोक सिंह जी मुझे ये अनुमति दिया करते थे, मुझे ये पावर दिया करते थे कि मैं सारे बच्चों को पनिशमेंट दे पाऊं जो भी गलत जवाब दे रहे हैं। मेरे टीचर त्रिलोक सिंह जी मेरे हाथों ही सबको पनिशमेंट दिलवाया करते थे। त्रिलोक सिंह मोहन को आदेश दिया करते थे, पकड़ इसके कान और लगवा इसे 10 उठक बैठक। धनराम भी उन छात्रों में से एक था जिसे त्रिलोक सिंह मोहन के हाथों से पनिशमेंट दिलवाया करते थे। मोहन ने अपने टीचर त्रिलोक सिंह के कहने पे जो धनराम था उसे छड़ी से भी मारा था और उसके कान भी घींचे थे। मोहन से जलन भावना होने के बावजूद धनराम उसे इज्जत की नजरों से इसलिए देखा करता था क्योंकि बचपन से ही धनराम के जो दिमाग था उसमें यह भर दिया गया था कि मोहन जो था वो उच्च जाति से था, पुरोहित खानदान से था, इसलिए ये सब उसका अधिकार था। बीच बीच में जो त्रिलोक सिंह थे वो ये कहा करते थे कि जो मोहन है वो हमारे स्कूल का नाम और अपना खानदान का नाम एक दिन जरूर रोशन करेगा। मैंने तीसरी कक्षा तक ही पढ़ाई की थी। मेरे मास्टर त्रिलोक सिंह जी मुझ पे कभी कभी विशेष ध्यान दिया करते थे। एक दिन अचानक उन्होंने मुझसे 13 का पहाड़ा पूछ लिया। मुझे 12 तक का पहाड़ा तो बहुत मुश्किल से याद हो गया था, लेकिन 13 का पहाड़ा याद ही नहीं होता था। लेकिन फिर भी मैं 13 का पहाड़ा को बोलने की कोशिश करता हूँ और बोलता हूँ, 13 एकम 13, 13 दूनी 24। मास्टर जी छड़ी से क्यों मार रही हो इतना जोर से? त्रिलोक सिंह धनराम को जोर जोर से छड़ी से मारा करता था और कभी कभी जब छड़ी टूट जाया करती थी तब वो बोला करता था धनराम को कि जाओ नई छड़ी लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि पढ़ाई कैसे की जाती है। त्रिलोक सिंह मास्टर का ये सामान्य नियम था। धनराम की मंदबुद्धि कही जाए या फिर उसके अंदर का डर कहा जाए, लेकिन दिन भर वो 13 का टेबल रटते रहता था और छुट्टी के समय जब त्रिलोक सिंह मास्टर उससे फिर से 13 का पहाड़ा पूछा करते थे तब वो 3 सीढ़ी चढ़कर फिर से लड़खड़ाने लगता था और फिर सारा टेबल भूल जाता था।
इस बार जब मैंने पहाड़ा उन्हें नहीं सुनाया तो इस बार उन्होंने मुझे छड़ी से नहीं मारा बल्कि अपनी जुबान से चाबुक चलाया। वो मुझे कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में तो लोहा भरा हुआ है, तुम्हें पढ़ाई कहाँ से समझ आएगी। आगे वो अपने थैले से 4-5 दरातियां निकाल कर मुझे दे देते हैं और बोल देते हैं कि लो इस पे धार लगाकर ले आना। धनराम के जो पिता थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो धनराम को भी ज्यादा दूर तक नहीं पढ़ाते हैं। धनराम जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे ही हाथ पैर चलाने लगता है, वैसे ही उसे लोहार के काम को वो सिखाना शुरू कर देते हैं। यानी कि धनराम के पिता उसे लोहार का काम सिखाना शुरू कर देते हैं बचपन से ही। वो उसे धौकनी फूकना और फिर धीरे धीरे हथौड़ा चलाना और लोहार का जो भी बेसिक काम होता है ना और डिटेल काम होता है ना, वो सारी चीजें वो बचपन से ही सिखाना शुरू कर देते हैं। मेरे पिता गंगाराम के मरने के बाद मैंने उनकी विरासत बहुत ही अच्छे से संभाल ली थी। प्राइमरी स्कूल की डिग्री प्राप्त होने के बाद ही मोहन को तुरंत स्कॉलरशिप मिल जाता है। उसके जो टीचर त्रिलोक सिंह थे, अब उसकी बातें जो है वो सच होती दिख रही थी। वंशीधर जो मोहन के पिताजी थे, वो भी मोहन को अब बड़ा आदमी बनाने का सपना देखने लगते हैं। पुरोहित यानी कि पूजा पाठ के काम से मैं बहुत ही ज्यादा निराश था, क्योंकि इससे मुझे बहुत कम पैसे मिलते थे, बहुत कम दान दक्षिणा मिलती थी, जिससे मैं अपने घर का आधा पेट ही भर पाता था। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा मोहन पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाए, जिससे पैसे की तंगी खत्म हो जाए। ये मेरी हार्दिक इच्छा है। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वो गांव से 4 मील की दूरी में थी, जिसमें 2 मील जो थी उसमें बहुत ही ज्यादा चढ़ाई करनी पड़ती थी। बीच में एक नदी भी आती थी और जब वर्षा बहुत ज्यादा होता था, वर्षा के दिनों में, तब जो नदी थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती थी, उफान में होती थी, जिसके बाद नदी को पार करना भी बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाला काम था। लेकिन जो वंशीधर होते हैं वो एकदम तय कर लेते हैं कि अपने बेटे को किसी भी हालत में पढ़ाना था, और फिर भी वो हिम्मत करके जो अपना पुत्र मोहन था उसका दाखिला अगले गांव के स्कूल में करवा देते हैं। मैं लंबा रास्ता तय करके स्कूल जाया करता था और छुट्टी होने के बाद थका हारा हुआ घर पहुंचा करता था। मेरे पिताजी वंशीधर मुझे वीर बालकों की कहानी सुनाकर उत्साहित करने की कोशिश करते थे, मोटिवेट करने की कोशिश किया करते थे। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाइयों को देखकर मैं एक यजमान के यहाँ, जहाँ मैं पूजा करवाया करता था, उसके यहाँ एक रूम रेंट पे ले लेता हूँ और मोहन को वर्षा के दिनों में वहीं पे रखवाता हूँ, ताकि वर्षा के दिनों में जो मोहन है उसका स्कूल छूट ना जाए। तो यार यहाँ तक तो हमारी जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी से चल रही है, लेकिन कहानी में जब तक ट्विस्ट नहीं आएगा तब तक मजा कहाँ आएगा। तो यार यहाँ पे आती है कहानी में ट्विस्ट, अच्छे से ध्यान से सुनना। होता क्या है कि उन दिनों वंशीधर के खानदान का एक जो लड़का है जो बहुत ही ज्यादा अमीर था, वो वहां आता है गांव में, जिसका नाम रमेश था। वंशीधर जो होते हैं वो रमेश को सारी बातें बता देते हैं कि वो मोहन को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं और मोहन भी पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा अच्छा है। तो जो रमेश होता है वो एक सुझाव देता है वंशीधर को। वो कहता है कि जो मोहन है उसे लखनऊ भेज दीजिए मेरे साथ। यानी कि रमेश बोलता है कि मोहन को लखनऊ भेज दीजिए, जिससे वो आगे की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर पाए। रमेश आगे कहता है कि वो भी लखनऊ में रहता है और वो मोहन को ले जाएगा। उसके घर में 4 लोग रहते हैं और एक मोहन एड ऑन हो जाएगा, तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वंशीधर ये सुनते ही बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। वो रमेश को भगवान की जगह उस समय देखने लगता है और फिर जो वंशीधर है वो आगे कहता है, धन्यवाद रमेश, अपनों का तो यही सहारा होता है। रमेश की छुट्टियां खत्म होती ही मैं उसके साथ लखनऊ के लिए निकल जाता हूँ। लखनऊ पहुंचते ही मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता है, क्योंकि इस शहर में मैं नया था और यहाँ से, इस पॉइंट से मेरी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो जाता है। रमेश के घर में 2 लेडीज थी जिन्हें मैं चाची और भाभी कह के पुकारा करता था। मोहन धीरे धीरे उन सभी के काम काज में मदद करने लगता है और बस इतना ही नहीं, वो मोहल्ले के सारी औरतों का काम काज में मदद करना शुरू कर देता है
और सभी लोग उससे फ्री में काम करवाना शुरू कर देते हैं। सारे मोहल्ले की औरतें उसे कभी बोलती थी जाओ मोहन बाजार से आलू ले आओ, कभी बोला करती थी जाओ मोहन धोबी से कपड़े ले आओ, जाओ मोहन कभी बाजार से भिंडी ले आओ। ये सारी काम वो कभी भी मोहन से करवा लेती थी, जिससे हुआ क्या कि मोहन जो है वो एक नौकर के जैसा उन लोगों के बीच दिखने लगा। रमेश बड़े बाबू के पोस्ट में था, इसलिए अपने पोस्ट के कारण मोहन को उसे अपने भाई कहने में भी शर्म आता था, क्योंकि जो मोहन था वो बहुत ही ज्यादा गरीब था। रमेश भी मोहन को नौकरों के जैसा ट्रीट करना शुरू कर देता है। अब थोड़ा टाल मटोल करने के बाद रमेश जो है वो मोहन का दाखिला पास के एक नॉर्मल स्कूल में करवा देता है। शहर के स्कूल में मैं अपनी अलग पहचान नहीं बना पाता हूँ, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा खराब लगता है। और छुट्टियों के दिनों में भी ये लोग यानी कि रमेश के परिवार वाले मुझे गांव जाने को नहीं देते थे और घर का अपना काम करवाया करते थे। रमेश मोहन को अपने गांव छुट्टियों में भी नहीं जाने देता था, क्योंकि अगर वो गांव जाता तो उन लोगों को घर के काम को करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती। मैंने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया था, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं अपने परिवार वालों को भी नहीं बता सकता था कि मेरे अपने लोग मुझसे नौकरों जैसा बिहेव कर रहे हैं। अगर मैं उन्हें बताता तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाते और मेरे जो पिताजी है उनका सपना तो टूट जाता, इसलिए मैं ऐसा कर नहीं सकता था। मेरे दिमाग में बस एक बात चल रही थी कि मुझे काम करके अच्छे से पढ़ाई करना है और एक बड़ा आदमी बनकर दिखाना है। वंशीधर गांव में बैठे बैठे अपने पुत्र मोहन के उज्जवल भविष्य के सपने देख रहा होता है और अब 8वीं कक्षा तक जो मोहन है वो पहुंच जाता है और 8वीं कक्षा खत्म होने के बाद वो अपने गांव लौटता है। और फिर जब वो गांव से फिर से लखनऊ लौटता है अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करने के लिए, तब जो रमेश होता है और उसके जो परिवार होते हैं उसे मोहन को मोहन को आगे पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं था। उनका ये कहना था कि हजारों लाखों MA BA के जो स्टूडेंट है वो बेरोजगार बैठे होते हैं। रमेश अब मेरा एडमिशन एक टेक्निकल स्कूल में करवा देता है और मेरा जो रूटीन था वो नॉर्मल जैसा था वैसे ही चलता है। कुछ साल बीतने के बाद 2 से 3 साल बीतने के बाद मुझे अपने पैरों में खड़ा होना था, इसलिए मैं फैक्ट्री और कारखानों में काम करना शुरू कर देता हूँ। मुझे गांव में जो भी मोहन के बारे में पूछा करते थे उन्हें मैं चौड़े दिल से बताता था कि मेरा बेटा बहुत तेज है पढ़ाई में और बाहर जाके पढ़ रहा है और एक दिन वो बड़ा आदमी बनकर ही लौटेगा। मुझे इस बात पे यकीन था कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनेगा। अब एक दिन वंशीधर को सच पता चल जाता है, यानी कि सच का ज्ञान हो जाता है। कोई भी सच कितने दिन को छुपा सकता है, वैसे ही वंशीधर को भी सच पता चल जाता है। सच पता चलते ही जो वंशीधर है वो अंदर से टूट जाता है, उसे बहुत दुख होता है क्योंकि उसके अपने ने ही ऐसा किया था। वंशीधर को अब किसी को भी कोई भी चीज बताने में बहुत खराब लगता था कि आखिर उसका बेटा जो है वो कब बड़ा आदमी बनेगा, क्योंकि वंशीधर ने सभी लोगों को ये बता के रखा था कि जो उसका बेटा मोहन था वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनकर एक ही बार आएगा। गांव में जब भी कोई पूछा करता था मोहन के बारे में तो वंशीधर अलग अलग बातें बना दिया करता था। तो अब यार आगे होता क्या कि जो वंशीधर था वो अपने पुत्र मोहन को फिर से गांव बुला लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे पता चल गया था कि मोहन के साथ कितना गलत हो रहा था। अब हम लोगों का वही सीन शुरू हो जाता है जहां पे हम लोगों ने पार्ट को आधा छोड़ा था। ठीक है, अब हम लोग फ्लैशबैक से वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहां पे जो धनराम था उसकी दुकान मोहन जाता है हसुए की धार को तेज करवाने के लिए। तो अब आगे हम लोगों का यहाँ से जो पार्ट है वो कंटिन्यू होता है। धनराम जो है वो हसुए को लेता है, भट्टी में डाल देता है, उसकी धार को और ज्यादा तेज कर देता है और फिर से मोहन को हाथ में पकड़ा देता है। लेकिन फिर भी जो मोहन है, हसुए का धार तेज होने के बाद भी मोहन वहीं पे बैठा रह जाता है। मैं लोहे की एक मोटी छड़ को बैटी में गलाकर उसे गोलाई देने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इस काम में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी। अब मोहन ये देखकर तुरंत ही उठता है और पूरी फुर्ती से धनराम की मदद करने में लग जाता है। वो उस काम को तुरंत ही कर देता है जिसे धनराम को करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी। जो धनराम था वो ये सारी चीजें एकटक देखते रहता है। मुझे मोहन की कारीगरी को लेकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि वो तेज बुद्धि वाला लड़का था। मुझे आश्चर्य इस बात से होता है कि
ऊंची जाति के होने के बावजूद वो भट्टी में हाथ डालता है। मोहन ने जो गोलाई की थी वो ठीक था कि नहीं, उसकी स्वीकृति लेने के लिए जो मोहन है वो धनराम की तरफ देखता है। इस वक्त मोहन की आंखों में एक अलग ही चमक थी जिसमें कोई भी कंपटीशन का भावना नहीं था, हार जीत का उसमें कोई भी भावना उसके अंदर उस समय पे नहीं थी। उस समय मोहन के आंखों में एक अलग ही चमक थी जिसमें ना ही कोई कंपटीशन का और ना ही हार जीत का कोई भाव उसके आंखों में दिख रहा था। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट होता है। अपने भाई के इस एफर्ट के लिए एक चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक जरूर करना। वीडियो का लाइक एम रखते हैं 2K लाइक, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन लेट्स सी करवा पाते हो कि नहीं। अपना कमेंट एरिया में अटेंडेंस जरूर देना, एक प्यारा से कमेंट छोड़ना। अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही में इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। Thanks for watching the video.